सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे बैंक रॉबरी की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म द हेस्ट ऑफ सेंचुरी। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं फर्नांडो को, जो कि एक पेंटर और जूडो इंस्ट्रक्टर है। हालांकि वो अपनी रूटीन लाइफ से बोर हो चुका है। एक रात जब फर्नांडो अपना काम खत्म करके घर जा रहा होता है, तभी वो सिगरेट पीने के लिए रुकता है, क्योंकि भारी बारिश हो रही है। कुछ देर बाद फर्नांडो अपनी सिगरेट बारिश के पानी में फेंक देता है, जो पानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए नजदीकी सीवर में जाके गिर जाती है। ये सीवर बैंक ऑफ रियो के सामने है। अपनी क्यूरियोसिटी के कारण फर्नांडो सीवर के नीचे जाता है और अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। अगले दिन फर्नांडो अपने सिविल इंजीनियर दोस्त सेबेस्टियन से मिलने जाता है और उससे बैंक ऑफ रियो में लूट करने के अपने आइडिया के बारे में बताता है। सेबेस्टियन को भी पैसे की जरूरत है, इसलिए वो फर्नांडो के आइडिया पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसका मानना है कि बैंक रॉबरी को अंजाम देने के लिए उन्हें कार्स, कई इक्विपमेंट और काफी पैसों की जरूरत होगी। इसलिए फर्नांडो एक ऐसे आदमी की तलाश शुरू करता है जो बैंक रॉबरी के इस प्लान को फाइनेंस कर सके। फर्नांडो का एक और दोस्त देबोजा उसे फाइनेंस के लिए मारियो के पास भेजता है। मारियो, जो कि छोटी मोटी चोरी करने में उस्ताद है। अगले दिन फर्नांडो मारियो से मिलता है और अपने प्लान के बारे में बताता है। प्लान सुनने के बाद मारियो थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी फर्नांडो कहता है कि अगर ये प्लान सक्सेस हुआ तो फिर कभी उसे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर मारियो भी एग्री हो जाता है। फिर फर्नांडो और मारियो उसी लोकेशन पर जाते हैं। फर्नांडो बैंक ऑफ रियो के सामने वाले सीवर के मेन हॉल में एक मेजरमेंट टेप डालता है, जिसके बाद वे दोनों सीवर के अंदर जाकर टेप का बॉटम देखते हैं। कुछ गिनती के बाद फर्नांडो बताता है कि वे करोड़पति बनने से सिर्फ 18 मीटर दूर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फर्नांडो, मारियो और देबोजा बैंक रॉबरी का प्लानिंग करने के लिए एक मीटिंग करते हैं। वे बैंक में एक सुरंग खोदने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बैंक के सभी कमरों में मोशन सेंसर है। तभी फर्नांडो कहता है कि मोशन सेंसर मूवमेंट को ट्रैक नहीं करते, वे सिर्फ टेम्परेचर में हो रहे चेंज को नोटिस करते हैं। इसलिए वो स्लीपिंग बैग से एक सूट बनाता है, जिससे वे अपने शरीर का टेम्परेचर मोशन सेंसर से बचा सकते हैं। अब उनके सामने एक प्रॉब्लम है, वो ये कि फर्नांडो नहीं जानता कि बैंक की तिजोरी को कैसे खोला जाए। अगले दिन वे बैंक के आसपास के इलाके में और छानबीन करते हैं। सेबेस्टियन के साथ बैंक में जाने से पहले फर्नांडो बैंक के आसपास की तस्वीरें लेता है। सेबेस्टियन बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के बारे में पूछता है, जबकि फर्नांडो बैंक के अंदर के फोटोग्राफ्स लेता है। लेकिन तभी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उसे पूछताछ के लिए बेसमेंट में लेकर जाता है। लेकिन ये सब फर्नांडो की प्लानिंग का ही हिस्सा था। उसे सेफ डिपॉजिट वॉल्ट को नजदीक से देखना था। सिक्योरिटी गार्ड्स फर्नांडो के हर सामान की जांच करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए फर्नांडो को वहां से जाने दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि फर्नांडो ने कैमरे में से मेमोरी कार्ड निकाल लिया था। फिर फर्नांडो और सेबेस्टियन फोटोग्राफ और उन्होंने जो देखा उसको याद करते हुए बैंक का फ्लोर प्लान बनाते हैं। इसके बाद वे एक छोटे से कमरे से बैंक में घुसने की योजना बनाते हैं। वे मेन हॉल और बैंक का अंतर नापने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। टायर पर मार्क करके टायर कितनी बार घूमा इसकी गिनती करके उन्हें यह पता चल जाता है। अगले दिन फर्नांडो अपने जियोमेट्री नॉलेज का उपयोग करते हुए उस एंगल का पता लगाता है जहां से उन्हें सुरंग खोदनी होगी। उस रात फर्नांडो और अन्य लोग सीवर में जाते हैं और सुरंग खोदना शुरू करते हैं। अब वे अल्बर्टो नाम के एक लड़के को भी अपने साथ लेते हैं, जो लूट के बाद वहां से निकलने के लिए कार को ड्राइव करेगा। इतनी प्लानिंग के बाद भी फर्नांडो और उसके साथियों को 400 लॉकर खोलने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। वे पहले लॉकर खोलने के लिए ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल करने की सोचते हैं, जिससे एक लॉकर खोलने में 1.5 मिनट का वक्त लगता है और ऐसे 400 लॉकर खोलने में उन्हें करीब 7 घंटे लगेंगे। इसलिए फर्नांडो सुझाव देता है कि क्यों न हम में से एक उसी बैंक की अन्य ब्रांच में लॉकर किराए पर लेकर लॉकर का बारीकी से निरीक्षण करे, फिर वे फैसला करेंगे। अगले दिन मारियो उसी बैंक की अन्य ब्रांच में एक लॉकर लेता है और लॉकर को खोलते वक्त वो लॉक को बेहद ध्यान से देखता है। अब मारियो और उसके साथी एक वैन चुराते हैं और अल्बर्टो के घर के बाहर उसका वेट करते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर वे सभी घबरा जाते हैं। उन्हें लगा कि वे पकड़े गए हैं। तभी वहां पर अल्बर्टो और उसकी पत्नी आते हैं और पुलिस अफसर को बताते हैं कि वे उनके दोस्त हैं। फिर रात को सुरंग खोदने का काम शुरू होता है। एक रात सुरंग खोदते वक्त ड्रिल टूट जाता है। अब उन्हें नया ड्रिल खरीदना होगा। ये देखकर मारियो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही इस प्लानिंग में काफ़ी पैसा खर्च कर चुका है और जब तक बैंक के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट खोलने का तरीका नहीं मिल जाता, वो पैसा खर्च करने से मना करके वहाँ से चला जाता है।
उस रात फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। वे रात को तारों को देखते हैं। तभी फर्नांडो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह तुरंत मारियो के घर जाता है। फर्नांडो उसे बताता है कि उसने प्रॉब्लम का हल खोज निकाला है। वो कहता है कि बैंक खुलते वक्त और बंद होने के बाद बेहद सुरक्षित होता है। कैश की चोरी रोकने के लिए बैंक के पास काफ़ी स्टाफ है और सुरंग खोदकर आने वाले भी पकड़े जा सकते हैं। लेकिन ये दोनों बात एक साथ हो तो उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। फर्नांडो कहता है कि वे बैंक के कामकाजी वक्त के दौरान मेन गेट से बैंक में एंटर होंगे, क्योंकि बैंक के वर्किंग टाइम में सेफ डिपॉजिट वॉल्ट खुला होगा। इस प्रकार वे अलार्म मोशन सेंसर से बचते हुए अपना काम करेंगे, जिससे पुलिस को ऐसा लगेगा कि यह छोटे मोटे चोर हैं और कैश की लूट करने आए हैं। फर्नांडो इस तरीके से प्लान बनाता है ताकि सबको यही लगे कि लुटेरे मेन गेट से ही वापस लौटेंगे और इससे पुलिस को शक भी नहीं होगा कि ये लोग सुरंग के रास्ते भाग जाएंगे। फर्नांडो का आइडिया सुन के मारियो बेहद खुश होता है। अब बैंक रॉबरी का दिन आता है। गैंग के सभी मेंबर्स अपनी उंगलियों पर ग्लू लगाते हैं ताकि उनके फिंगरप्रिंट छिपाया जा सके। सेबेस्टियन सीवर के रास्ते अपना काम करने के लिए अंदर जाता है, जबकि फर्नांडो और बाकी मेंबर्स बैंक के अंदर जाते हैं और अपने मास्क पहन लेते हैं। मारियो और देबाजो अपनी गन निकालकर पहले फ्लोर पर जाते हैं। वहीं फर्नांडो और अल्बर्टो ग्राउंड फ्लोर पर सबको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वे बैंक कर्मचारियों को फ्लोर पर लेटने का ऑर्डर देते हैं। वहीं एक सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी रूम से पुलिस को अलर्ट करता है, लेकिन वहां पर फर्नांडो सिक्योरिटी गार्ड के भेस में सीसीटीवी रूम में से हो रहे कम्युनिकेशन को सुन रहा था। बैंक में मारियो कैशियर को आदेश देता है कि वो एक बैग में पैसे डाले। वहीं अल्बर्टो जाकर पार्किंग गेट लॉक करता है। कुछ ही देर में पुलिस बैंक के बाहर होती है। पुलिस को देखते ही फर्नांडो एक सिविलियन को गन पॉइंट पर लेकर पुलिस को धमकी देता है कि अगर पुलिस ने बैंक में घुसने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। इसके बाद फर्नांडो बैंक में वापस आता है और अपने साथियों को बताता है कि लूट का पहला फेज समाप्त हो चुका है। मारियो एक औरत को गन पॉइंट पर लेकर सीसीटीवी गार्ड को सरेंडर करने के लिए कहता है। मारियो उस गार्ड की गन और मोबाइल लेकर उसे बाहर भेज देता है। इसके बाद बैंक के सभी कैमरास बंद कर दिए जाते हैं। फर्नांडो लॉकर रूम में जाता है और एक कैबिनेट हटाता है। उसके पीछे की दीवार पर सेबेस्टियन खड़ा है, जो दीवार में हॉल करके अंदर जाता है। फिर दोनों अपनी कार से कुछ इक्विपमेंट लेकर लॉकर रूम में आते हैं। उस मशीन को असेंबल करना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक कैनन पावर मशीन है जो कि सिर्फ 7 सेकंड में लॉकर तोड़ सकती है। अब हर कोई अपनी घड़ी में टाइमर सेट करता है। सेबेस्टियन और फर्नांडो लॉकर्स तोड़ना शुरू करते हैं। इस बीच पुलिस, मीडिया और बंधकों के रिलेटिव्स बैंक के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं। पुलिस कैप्टन सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हैं और बैंक के अंदर की स्थिति के बारे में पता लगाते हैं। वहीं बैंक में लॉकर तोड़ने का काम पुरजोश में जारी है। अचानक छत पर उन्हें पुलिस टीम की आवाज़ सुनाई देती है। वहीं मारियो के पास जो सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन है उस पर पुलिस कैप्टन का कॉल आता है। मारियो कप्तान से बात करता है और बैंक की छत पर से पुलिसकर्मियों को हटाने के लिए कहता है, नहीं तो वो बंधकों को मार देगा। कैप्टन को बात माननी पड़ती है, लेकिन पुलिस कैप्टन चुपके से 2 स्नाइपर को दूसरी बिल्डिंग की छत पे भेज देता है। अब कैप्टन मारियो से पूछता है कि उनकी डिमांड क्या है। मारियो कहता है कि वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात करना चाहता है। कप्तान उसकी डिमांड मानने को तैयार हो जाता है और 1 घंटे का वक्त मांगता है। इसी बीच फर्नांडो और सेबेस्टियन ने काफ़ी लॉकर तोड़ दिए हैं, जिसमें से ढेर सारा कैश और कई किलो गोल्ड ज्वेलरी है। बैंक के बाहर पुलिस अपनी स्ट्रेटजी बनाती है। पुलिसकर्मी देखते हैं कि बैंक में एंटर होने के केवल 2 रास्ते हैं, एक मेन गेट और दूसरा पार्किंग एरिया से। लेकिन पुलिस बंधकों की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानती। पुलिस का यह भी मानना है कि यहाँ पर एक छोटी सी लूट को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस कैप्टन फिर से मारियो को फ़ोन करता है और सरेंडर करने के लिए कहता है। कैप्टन उन्हें वकील देने की भी पेशकश करता है। जवाब में मारियो ये कहता है कि वो अपने साथियों के साथ डिस्कस करके इसका जवाब देगा। इसी दौरान फर्नांडो और भी लॉकर तोड़ता है। वहीं पुलिस बाहर हेल्पलेस खड़ी है। तभी एक बूढ़ी महिला का फ़ोन बजता है और पता चलता है कि आज उसका जन्मदिन है। मारियो उस महिला को विश करता है। वहीं देबाजो उनके लिए चॉकलेट लेकर आता है। पुलिस स्नाइपर उन्हें बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं और मारियो उस महिला को गिफ्ट के रूप में आज़ाद कर देता है। मारियो खिड़की के सामने आकर पुलिस कैप्टन को फ़ोन करता है और कहता है कि उसने अपने जीवन के 15 साल जेल में बिताए हैं और वह तभी सरेंडर करेगा जब उसे आश्वासन दिया जाएगा कि उसे कम से कम सजा होगी। कैप्टन एग्री करता है और स्नाइपर को पीछे हटने का आदेश देता है। मारियो खिड़की से दूर हो जाता है और कहता है कि वो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि पुलिस गोली चलाती है या नहीं। तभी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आता है, लेकिन मारियो अब अटॉर्नी को गालियाँ देता है और उसकी जगह वो अपने वकील से बात करवाने के लिए कहता है। जब कैप्टन उसके वकील का नंबर मांगता है तो मारियो उसे किसी हॉस्टेज का नंबर दे देता है।
फिर वो फ़ोन उठाकर अपनी आवाज़ बदल के नकली वकील के रूप में बात करता है और इस तरह से वो अपने साथियों के लिए काफ़ी वक्त ले लेता है। अब मारियो ने सभी बंधकों को फर्स्ट फ्लोर पर बंद कर दिया है। फर्नांडो और बाकी साथी लूट का सामान लेकर वहाँ से निकलते हैं। फिर मारियो अपना फ़ोन बंद कर देता है, जिससे पुलिस कैप्टन को कुछ शक होता है। तभी पुलिस कैप्टन की नज़र मैनहोल पर जाती है और वो पता लगाता है कि बैंक रॉबर्स इसी रास्ते भाग सकते हैं। वहीं लूट का सारा सामान बोट में रखने के बाद फर्नांडो अपने सारे हथियार वॉल्ट में रख देता है, क्योंकि ये सारे हथियार नकली है। फर्नांडो कभी भी किसी नागरिक को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। आखिर में मारियो वहां से निकलकर फर्नांडो के पास आता है। मारियो के जाते ही सभी बंधक अपने फ़ोन उठाते हैं और अपने रिश्तेदारों को बाहर बुलाते हैं। यह देखकर पुलिस कैप्टन एक टुकड़ी सीवर में भेजता है, जबकि दूसरी टीम सामने से बैंक में एंटर होती है। फर्नांडो और मारियो सुरंग के सभी सबूत को वहां से मिटाते हैं और बाकी साथियों के साथ बोट में सवार हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फर्नांडो ये जानता था कि पुलिस को सीवर के बारे में मालूम पड़ जाएगा, इसलिए वह सीवर में एक छोटा सा डैम बनाते हैं ताकि पानी का लेवल बढ़ जाए, जिससे वह मोटर बोट को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जा सके। पुलिस कैप्टन बैंक के अंदर आता है, जहां पर वे सुरंग का रास्ता देखते हैं, जहां पर एक बम होता है। हालांकि उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि ये बम और हथियार नकली हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि फर्नांडो और उसके साथी वहां से निकल चुके हैं। वे अपने एग्जिट पॉइंट पर आके वैन में बैठ जाते हैं। वहां से निकलने के बाद वे लूट में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान जला देते हैं। फिर वे अल्बर्टो के घर जाते हैं और लूट का सारा माल आपस में बांट लेते हैं। दोस्तों, इस बैंक रॉबरी को कुछ महीने बीत जाते हैं और सभी लूट के पैसे से आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तभी एक दिन अल्बर्टो की पत्नी को मालूम पड़ता है कि अल्बर्टो उससे धोखा दे रहा है। वो काफ़ी गुस्सा होती है और पुलिस स्टेशन में जाकर FIR करवाती है और वो ये भी बता देती है कि बैंक रॉबरी में उसका पति अल्बर्टो भी शामिल था। और इसका परिणाम यह होता है कि एक के बाद एक सभी गैंग मेंबर्स पकड़े जाते हैं, सभी को जेल में डाल दिया जाता है। जिसके बाद फिल्म फास्ट फॉरवर्ड में 7 महीना आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि फर्नांडो को जेल से रिहा किया गया है और मारियो उसका वेलकम करने के लिए खड़ा है। इसके बाद पता चलता है कि फर्नांडो ने यह भी तैयारी की थी कि अगर वे पकड़े गए तो क्या होगा, इसलिए वे लूट के दौरान खिलौनों की गन का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी को चोट न पहुंचे और वे छोटी सी सजा पाकर जेल से छूट जाए। साथ ही फर्नांडो और गैंग के बाकी लोगों ने लूट का एक बड़ा हिस्सा छिपा कर रखा था, क्योंकि बैंक के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखे सामान का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। बैंक के मुताबिक लॉकर्स में $2.5 करोड़ कैश और ज्वेलरी थी, लेकिन पुलिस ने केवल $11.7 लाख और 8 किलो ज्वेलरी रिकवर की। बैंक के पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए पुलिस अपराधियों के खिलाफ कोई मामला चला ना सकी। और फिल्म के अंत में हम बैंक रॉबरी के असली दृश्य देखते हैं और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म हेस्ट ऑफ द सेंचुरी की। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सिनेमा डायरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।